हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं इन्फॉर्मेटिव चैट में। हर आम इंसान का सपना होता है खुद का घर या ज़मीन। इन प्रॉपर्टीज़ के चार्जेस के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर इनके टैक्सेस के बारे में क्या हमें जानकारी होती है? इन टैक्सेस के बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सीए उमेश कोड़पकर, जो एक प्रैक्टिसिंग सीए है और जिन्हें टैक्सेशन के का उम्दा अनुभव है। सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू सौरभ। सर, यूजुअली प्रॉपर्टीज़ को 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जो है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, और लैंड को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, एक एग्री लैंड और एक नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। सो तो क्या इन 5 कैटेगरीज के अक्रॉस टैक्सेशन के रूल्स और गाइडलाइन सेम है? मतलब मेरा ये सवाल है कि इन 5 कैटेगरीज में कौन से टैक्सेस अप्लाई होते हैं? सौरभ, 5 कैटेगरीज जो आपने कहा, हम टैक्सेशन में उसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि सब टैक्सेस में ये जो आप जनता जानती है रियल इस्टेट, इसको हम इमूवेबल के तरीके से देखते हैं। तो सही कहा आपने। एक जानकार के तौर पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये 2 तरीके का है, एक रूरल और एक नॉन रूरल। जो एग्रीकल्चरल लैंड रूरल है उसको हम आज के डिस्कशन से बाहर रखेंगे। कारण है, इनकम टैक्स में वो टैक्सेबल नहीं है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में हम बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल करेंगे। तो हमारे चर्चा में हम, जैसे आपने सही कहा, 5 एसेट्स गिनेंगे। वो रहेगा रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, लैंड नॉन एग्रीकल्चरल, और ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये हम इस डिस्कशन में बाहर रखेंगे। जब जब ज़रूरत रहेगी हम उसका डिस्कस करेंगे। सर, ये जो 5 कैटेगरीज है इन प्रॉपर्टी की, सर क्या इनके टैक्स रेगुलेशंस सेम है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज? देखो, हमारे रियल इस्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो टैक्सेस आम तरीके से लगते हैं वो 3 हैं। इनकम टैक्स के नज़र से, जीएसटी के नज़र से, और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के नज़र से। इनकम टैक्स जो अपना सेंट्रल टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो आयकर कहा जाता है, वो अक्रॉस इंडिया सेम रहेगा। जीएसटी जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो जीएसटी हर स्टेट में यूजुअली तो अलग होना चाहिए, बट क्योंकि हम काउंसिल बेस्ड जीएसटी करते हैं तो जीएसटी भी तकरीबन पैन इंडिया सेम है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट बेस्ड है। ओके सर, तो आप ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ के ट्रांजैक्शन पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और अदर चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। सही कहा। सर, इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में टैक्स रेट क्या चेंज होता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज? देखो, इनकम टैक्स को लेकर तो सब यूनियन टेरिटरी और स्टेट में एक तरीके का ही टैक्स गिना जाएगा। जीएसटी को लेकर भी तकरीबन सेम रहेगा। प्रश्न है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन को लेकर। उदाहरण के तौर पे हम देखने जाए तो महाराष्ट्र में ही देखिए, स्टैम्प ड्यूटी अगर सिंगल वुमन बायर है तो स्टैम्प ड्यूटी 4% + 1% है। 4% स्टैम्प ड्यूटी, 1% मेट्रो सेस अगर मेट्रो जुरिडिक्शनल एरिया में है तो। वरना अगर वो मेल है या जॉइंट रजिस्ट्रेशन है जहाँ एक मेल रहेगा, तब स्टैम्प ड्यूटी होगी 5% और मेट्रो सेस होगा 1%। ये मुंबई में है, थाना में है, पूना में है, नासिक में है। बट अदर देन दिस सिटीज़, ये सिटीज़ को छोड़कर अगर स्टैम्प ड्यूटी देखने जाएँ तो वो केवल महिलाओं के लिए 4% और इतर लोगों के लिए 5% गिनी गई है। वैसे ही स्टेट वाइज में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को राइट्स है उसके रूल्स को फ्रेम करना। सर, जब कोई एक व्यक्ति अपना घर खरीदने का प्लान करता है या इनमें से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान करता है, तो एज अ बायर उन्हें कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे? इनकम टैक्स को लेकर बायर को टीडीएस, जिसको टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, उसे काट के जमा करना है। जीएसटी को लेकर अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 1% या 5% जीएसटी भरना है। आगे हम देखेंगे 1% किसके लिए होगा और 5% किसके लिए होगा। और स्टैम्प ड्यूटी को लेकर और रजिस्ट्रेशन को लेकर ये जिम्मेदारी बायर की है, स्टेट वाइज उनको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है।
सर प्रॉपर्टी को लेके हर किसी के पास ओन कंट्रीब्यूशन हो ही 100% ये ज़रूरी नहीं है। तो प्रॉपर्टी लोन्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तब जब कोई बायर लोन फैसिलिटीज़ अवेल करता है तो उन्हें पहले तो प्रोसेसिंग फ़ीस और बाकी चार्जेस पे करने होते हैं और फिर वो अपना EMI के द्वारा लोन का रीपेमेंट करते हैं। तो ये जो चार्जेस और लोन रीपेमेंट जो एक बायर करता है उस पे क्या बायर को कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल है इन टैक्सेस? जो आप कह रहे हो, लोन अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो वो EMI भरता है, किस्त भरता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इंटरेस्ट कंपोनेंट और प्रिंसिपल कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन का प्रोविज़न है और प्रिंसिपल का डिडक्शन 80C में है। ये ओल्ड रेजिम के लिए एप्लीकेबल है और 80C की मर्यादा 1.5 लाख है। और अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो आगे हम देखेंगे, तो इंटरेस्ट की मर्यादा 2 लाख रहेगी। इस तरीके के डिडक्शन ओल्ड रेजिम में अवेलेबल है। सर जैसे आपने कहा कि अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मेरा अगला सवाल ये आपसे रहेगा कि किसी इंडिविजुअल या फैमिली के पास मल्टीपल घर है, मतलब एक से ज़्यादा घर है और वो उसमें या तो खुद रह रहे हैं या रेंट आउट किया है या ऐसे ही वेकेंट है, तो उस पे टैक्स रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्पेसिफाई किया गया है? सौरभ, इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं। ये जो दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कहता है 3 तरीके के घर होते हैं। एक जहाँ पे आप खुद निवास करते हैं, जिसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। इनकम टैक्स नियम अनुसार आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हैं और उसके ऊपर कोई टैक्स की भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं वो घर या वो हाउसेस जो आप लेट आउट करते हैं, भाड़े पे चढ़ाते हैं, जिसको इनकम टैक्स में लेट आउट प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसको आपको इनकम टैक्स में ऑफ़र करना है, म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलेगा और जो बची हुई कीमत है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। और तीसरा है जो सभी करदाताओं को जानना ज़रूरी है, वो है डीम्ड टू बी लेट आउट। ये डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है? आप अगर 2 से ज़्यादा घर खुद के निवास के लिए रखते हैं तो वो तीसरा, चौथा, 5वां घर पे आपको टैक्स का भुगतान करना है, जैसे कि वो भाड़े पे चल रहा हो। इसको कहते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। सो मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट के अकॉर्डिंग अगर वो जो 2 घर है उससे ज़्यादा जो घर होंगे मेरे, तीसरा, चौथा, तो वो अगर फिर भी अगर मैं एज अ वीकेंड होम यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उस पे जो मार्केट रेट के हिसाब से रेंट है उसके अकॉर्डिंगली मुझे इनकम टैक्स पे करना है। यस, उसको रीजनेबल लेटिंग वैल्यू कहा जाता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स आपसे बाकायदा टैक्स लेगी। अब तक आपने तो हमें समझा दिया कि बायर्स पर्सपेक्टिव से क्या चार्जेस और टैक्सेस होते हैं, टैक्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं। तो सिमिलरली एक सेलर को जब वो अपना घर या प्रॉपर्टी बेचता है तो कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे? इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। तो ये जो निवेशक है, ये अगर घर बेचता है तो ये चौथे कैटेगरी में, जिसको पूंजीकृत निवेश कहते हैं। कैपिटल गेन में उस पर टैक्स भरना है। कैपिटल गेन 2 तरीके के हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जब जब निवेशक घर बेचेगा तब तक उसको कैपिटल गेन भरना है। यही नहीं, अगर ये घर बिल्डर और डेवलपर बेचता है और वो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो GST भी भरा जाएगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि समझिए ड्यू टू एनी रीज़न कोई प्रॉपर्टी या घर मार्केट वैल्यू से कम में बेची जाए तो फिर टैक्स रेगुलेशंस उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है हर निवेशक के लिए। हम जो मार्केट वैल्यू कहते हैं तो हम इसको रेडी रेकनर वैल्यू भी कहेंगे, इसको सर्कल वैल्यू भी कहेंगे। ये सरकारी वैल्यू है। जब जब हम स्टैम्प भरते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो पहले देखते हैं इनकम टैक्स के लिए। इनकम टैक्स के लिए अगर बेचने वाला ये जो रेकनर वैल्यू है इससे कम के भाव में बेचेगा तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय
हम उस मार्केट वैल्यू, रेकनर वैल्यू, सर्कल वैल्यू को कंसिडर करेंगे। यही नहीं, आपके स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी यही रेट पे स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा। और जीएसटी में भी ये प्रोविज़न है, बिल्डर और डेवलपर के लिए अगर अंडर डेवलप्ड है तो ये नोशनल वैल्यू जीएसटी कैलकुलेशन में भी अहम भूमिका निभाती है। सर, जब कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो फिर उसे जो प्रॉफिट होता है उससे, उस प्रॉफिट से अगर वही व्यक्ति कोई और एक नया घर ले तो क्या उसे किसी तरह का टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है? हाँ सौरभ, इसको हम टेक्निकल भाषा में सेक्शन 54 रिबेट्स कहते हैं या 54 के एग्जेम्पशंस कहते हैं। ये है क्या, अगर आप एक घर बेच के एक घर ले रहे हो तो जो कोई कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन आपको एग्जेम्पशन के तौर पे मिलेगा। उदाहरण के तौर पे लीजिए, 100 रुपये में आपने घर बेचा, वो घर ख़रीदा था 40 रुपये में, तो आपका कैपिटल गेन हुआ 60 रुपया। अगर इस 60 रुपया आपने नए घर में निवेश किया तो सेक्शन 54 का आपको डिडक्शन मिलेगा और कैपिटल गेन ज़ीरो माना जाएगा। वैसे ही इंडस्ट्रियल यूनिट को लेकर है, इंडस्ट्रियल यूनिट बेचकर अगर इंडस्ट्रियल यूनिट लेते हैं तो डिडक्शन है। इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट बेच के अगर आप रेसिडेंशियल यूनिट लेते हो तो आपको डिडक्शन है। और ये हमारे गवर्नमेंट ने इसीलिए बेनिफिट दिया है कि रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उसको प्रोत्साहन मिले। और ये जो डिडक्शन है ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एप्लीकेबल है, ना कि शॉर्ट टर्म। ओके सर, सो तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल यूनिट से मैं इंडस्ट्रियल यूनिट या रेसिडेंशियल यूनिट ले सकता हूँ, एग्जेम्पशन मिलेगा मुझे उस पर, या रेसिडेंशियल और कमर्शियल से सिर्फ मैं रेसिडेंशियल ही यूनिट ले सकता हूँ, तभी मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। सर समझिए, किसी प्रॉपर्टी को मैंने बेच दिया और फिर उसमें मुझे लॉस हो गया, तो जैसे कैपिटल गेन पे मुझे एग्जेम्पशन मिलता है वैसे लॉस का कोई प्रोविजन है? बिल्कुल है। जो कुछ कैपिटल गेन लॉस हुआ, ये लॉस आप दूसरे कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 100 रुपये का घर था, 40 रुपये में ख़रीदा, तो आपको 60 रुपये का कैपिटल गेन हुआ। 100 रुपये का घर था, आपने उसे 120 में बेचा तो कैपिटल गेन माना जाएगा। अगर 100 रुपये का घर था और आपने अगर उसको 40 रुपये में बेचा है तो 60 रुपये का कैपिटल लॉस होगा। ये जो 60 रुपये का कैपिटल लॉस है ये आप दूसरे कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, लैंड सेल, गोल्ड सेल, ये जो भी अदर कैपिटल एसेट्स है ये बेच के जो आपको कमाई होती है उसके अगेंस्ट ये लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है। दूसरा ध्यान में रखने वाली चीज़, लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। अगर ये सेट ऑफ इस साल के आय के विरुद्ध नहीं हुआ तो यह लॉस आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके सर, मतलब ये जो लॉस सेट ऑफ करने के लिए मेरे पास जो अवधि है वो अगर मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ है तो अगले 8 फाइनेंशियल ईयर्स के में से किसी भी ईयर में मैं इसे सेट ऑफ कर सकता हूँ। हाँ, ये समझना ठीक रहेगा, बट चॉइस अपने पास नहीं है। अगर दूसरे साल आपके पास कैपिटल गेन है तो दूसरे साल के इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करना है, यानी क्रोनोलॉजिकली सेट ऑफ है ये, बट 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर पहले सवाल में आपने बताया था कि जीएसटी एप्लीकेबल होता है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में, तो ये जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है उसके रेट्स क्या है? बिल्डर और डेवलपर को लेकर, अगर बिल्डर और डेवलपर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचती है तो जीएसटीज़ में सप्लाई मानी गई है। और रेट ऑफ टैक्सेस इन सप्लाईज के लिए 2 है, 1% और 5%। 1% है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर प्रॉपर्टी वैल्यू लेस देन 45 लाख्स है, और 5% है बाकी सब रियल इस्टेट्स के लिए। एक चीज़ समझने जैसी है, ये जो 5% है ये भी कंपोजिशन के तरीके का ही है, आपको इनपुट क्रेडिट इस पर नहीं उपलब्ध है। जबकि अगर आप
आपके बिल्डर और डेवलपर के पास सीसी अगर आ चुका है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी, उसके पश्चात अगर कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो जीएसटी लेवी नहीं करने का प्रोविज़न है। सर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में टीडीएस भी एप्लीकेबल होता है, सो टीडीएस रूल्स क्या स्पेसिफाई करते हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस? टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये इनकम टैक्स के दायरे में आता है और ये जिम्मेदारी निवेशक की है, बायर की है। और अगर प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है तब ये जिम्मेदारी उस पर आती है। और साथ में अगर सेलर रेसिडेंट है तो बायर को 1% टीडीएस काट कर जमा करने की जिम्मेदारी है। और अगर सेलर अनिवासित नॉन रेसिडेंट है तो टैक्स का टीडीएस कंपोनेंट 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस एप्लीकेबल सेस है। यानी बायर को अगर सेलर रेसिडेंट है तो 1% काटना है, अगर वो नॉन रेसिडेंट अनिवासित है तो 20 प्लस सरचार्ज प्लस सेस का टीडीएस काट कर सरकारी जमा करना है। दूसरी चीज़ तो समझनी है बायर को, ये जो 1% है ये पैन बेस्ड डिडक्शन है। केवल परमानेंट अकाउंट नंबर है तो आप ये 26 क्यूबी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आसान है। जबकि अगर सेलर नॉन रेसिडेंट है तो टैन बेस्ड डिडक्शन है। टैन बेस्ड डिडक्शन थोड़ा क्लिष्ट है, उसके लिए फॉर्म और चालान के प्रोसीजर्स अलग हैं। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो बायर्स और सेलर्स को अवॉइड करनी चाहिए टैक्स के पर्सपेक्टिव से? पहले हम देखते हैं इनकम टैक्स के टीडीएस को लेकर। ये जो टीडीएस की जिम्मेदारी है बायर की, 50 लाख के ऊपर अगर प्रॉपर्टी वैल्यू है जिस पे 1% काटना है, इसको लेकर जो फॉर्म भरा जाता है, अगर सेलर अनिवासित है तो जो दूसरा फॉर्म भरा जाता है, ये फॉर्म्स को लेकर जो पंचिंग टास्क है ये बहुत क्रिटिकल माना गया है, बहुत संवेदनशील है। तो बहुत लोग यहाँ पे बड़े पैमाने में गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे जो फॉर्म्स है 26 क्यूबी हुआ, 27 हुआ, ये फॉर्म्स के लिए अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की राय लें तो एडवाइजेबल है, वरना खुद तो किया जा सकता है, इसका केवल अभ्यास योग्य तरीके से करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है जीएसटी को लेकर। अगर आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल लेट आउट है तो जीएसटी कब कैसे कहाँ अप्लाई होगा? क्या आप 20 लाख के ऊपर का थ्रेशोल्ड मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या ये रिवर्स चार्ज में जीएसटी होगा कि नहीं होगा? ये जो समस्याएं हैं इसके लिए विषय तज्ञों की सलाह या मार्गदर्शन की ज़रूरत है या एक अच्छे अभ्यास की ज़रूरत है। तीसरा जो प्रॉब्लम आम तरीके से देखा जाता है वो है एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय लोग अपने EIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन आते हैं उसको रिकनसाइल नहीं करते। हो सकता है कि आपका जो पेमेंट है बिल्डर को दिया गया एज अ बायर 2 साल में आया हो, तो कौन से EIS में कैप्चर हुआ है, क्या वो मैंने मेरे इनकम टैक्स रिटर्न में बताया नहीं बताया, ताकि लोग इनकम टैक्स स्क्रूटनी से बचें। चौथा है जो हम डॉक्यूमेंट करते हैं उस डॉक्यूमेंट में इस टैक्सेशन को लेकर क्लैरिटी रखना। बहुत जगह पे ये देखा गया है कि अंडर डेवलपमेंट हो, रीडेवलपमेंट हो, बहुत से एरियाज़ जीएसटी किसको भरना है किसको नहीं भरना है, टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको लेके काफ़ी संभ्रम है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो इस दौरान भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को कंसल्ट करना ज़रूर। तो ये कई ऐसी दिक्कतें हैं जो बायर और सेलर दोनों फेस करते हैं। सर आपने आपका बहुमूल्य वक्त निकाला और हमें रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की टैक्स पर्सपेक्टिव को इतनी अच्छी तरीके से समझाया, उसके लिए सर थैंक यू सो मच।